फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए भूगोल विषय के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 4 के उत्तर को जानेंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पहली सावधिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न होंगे, एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अतः हम लोग इन प्रश्नों से संबंधित और भी मिलते जुलते प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किए गए 5 मॉडल प्रश्नों में जितने भी प्रश्न हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः इन सारे प्रश्नों को अभ्यास करना अति आवश्यक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मॉडल सेट नंबर 4 भूगोल के मॉडल सेट नंबर 4 के उत्तर को जानेंगे, साथ ही साथ उससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। भूगोल विषय के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1, 2, 3 अगर आप लोगों ने नहीं हल किया है अब तक, तो इसका इन मॉडल प्रश्न पत्रों का लिंक ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए इस सत्र का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दिए गए विकल्प में से विकल्प ख सही उत्तर है। एलन कुमारी सैंपल, एलन कुमारी सैंपल के द्वारा दिया गया यह मानव भूगोल का महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मानव भूगोल की जो 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम लोगों की किताब में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में दिया गया है, वह रेटजेल, एलन कुमारी सैंपल तथा पॉल विडाल डिला ब्लास की 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इन 3 महत्वपूर्ण परिभाषाओं को अवश्य याद कर लें, एक ना एक कोटेशन आते रहता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में से में इसका सही उत्तर है प्राचीन महाकाव्य। भौगोलिक सूचना के विकल्प स्रोत नहीं है, हालांकि यह भी भौगोलिक सूचनाओं के स्रोत हैं। प्राचीन महाग्रंथों से भी स्रोत प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन यहाँ दिए गए विकल्प में से यह सबसे उपयुक्त विकल्प है इसका उत्तर। तीसरा प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम है नव निश्चयवाद। ऑप्शन का इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा देश चीन है। चीन की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक, लगभग 20% जनसंख्या चीन में निवास करती है। उसके बाद दूसरे स्थान पे भारत आता है और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। अगला प्रश्न 5वां नंबर है, विश्व के लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो 60% जनसंख्या जो निवास करती है वह एशिया महादेश में निवास करती है। एशिया महादेश में 10 बड़े जनसंख्या वाले देशों में से लगभग 6 देश एशिया महादेश में स्थित है, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये जो देश हैं वह एशिया में स्थित है और 60% जनसंख्या निवास करती है। छठा प्रश्न है, विश्व के 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है? तो 90% जो जनसंख्या है टोटल भूभाग का मात्र 10% क्षेत्रफल पर निवास करती है, और जो 90% क्षेत्रफल है वहां पर 10% जनसंख्या निवास करती है। यह भी प्रश्न आता है, कभी कभी उल्टा करके पूछ सकता है। 7वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़।
8वां प्रश्न है, इसमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है। अपकर्ष कारक उन कारकों को कहा जाता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में से महामारियां जो है वह अपकर्ष कारक नहीं है, यह प्रतिकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक अवश्य देख लें कौन कौन से कारक होते हैं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने को प्रवास कहा जाता है और प्रवास को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उन कारकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला अपकर्ष कारक अपकर्ष और दूसरा प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक उन कारकों को कहा जाता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे कारकों को अपकर्ष कारक कहा जाता है। और उन कारकों को प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है जो लोगों को पिछले निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। 9वां प्रश्न है, इसमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष कारक नहीं है अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु क्या है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है, अपकर्ष कारक है। बाकी सभी प्रतिकर्ष कारक है। 10वां प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग 12 वर्ष। 12 वर्ष की अवधि में 1 अरब जनसंख्या वृद्धि हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। इससे मिलते जुलते बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है, यह भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? यहाँ दिए गए 4 तथ्यों में से कौन से तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में से ऑप्शन खा जो विकल्प है यह सही नहीं है। इसमें 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष नहीं लगे थे। यह 12 वर्ष में 1 अरब जनसंख्या वृद्धि हुई थी। साथ ही साथ इसका ऑप्शन ग भी सही नहीं है। जननांकिकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, यह भी ऑप्शन तथ्य सही नहीं है। द्वितीय अवस्था में जनसंख्या तीव्र वृद्धि होती है, प्रथम अवस्था में जनसंख्या स्थिर रहता है, क्योंकि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होने के साथ साथ समान होते हैं, अधिक होते हैं। अतः जनसंख्या बढ़ती नहीं है, जनसंख्या स्थिर रहती है। ये दोनों विकल्प गलत हैं, बाकी ये दोनों सही है। 13 नंबर प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं? तो इसका सही उत्तर है 102। 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है लिंगानुपात। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लिंगानुपात जो ज्ञात किया जाता है, महिलाओं को आधार बना करके पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है। पहले यह लिंगानुपात प्रति 1000 पर ज्ञात किया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात किया जा रहा है और वर्तमान समय में जो लिंगानुपात है पूरे विश्व का वह 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। इससे 3 प्रश्न बनते हैं। इसमें आता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश का है, सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है, साथ ही साथ भारत का लिंगानुपात कैसा है। ये सभी तथ्यों को आप लोग को देखना है, ढूंढ लेना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड जो है वह त्रिभुजाकार आकृति का है। आयु लिंग पिरामिड से भी काफी प्रश्न बनते हैं, अतः आप लोग इसको थोड़ा विस्तार से अध्ययन कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न है, भारत वर्तमान में जननांकिकीय संक्रमण की किस अवस्था में है? तो इसका सही उत्तर है द्वितीय अवस्था में। भारत अभी जननांकिकीय संक्रमण का दूसरी अवस्था में है। 16वां प्रश्न है, दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ख, चाय के उत्पादन के लिए दार्जिलिंग काफी फेमस है, प्रसिद्ध है। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग वगैरह में चाय की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे। ये उच्च मूल्य सूचकांक से तात्पर्य है HDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
में सबसे सर्वोच्च स्थान किस देश का है? नॉर्वे का है। और यह देश बहुत वर्षों पिछले कई वर्षों से 1 नंबर स्थान पर बना हुआ है। 18वां प्रश्न है, मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? तो यह मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप है, अतः ऑप्शन का सही है इसका उत्तर। 19वां प्रश्न है, इनमें से किस क्षेत्र में जलवासी पशुचारण नहीं होता है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन घ, मानसूनी क्षेत्र। ये जो 3 क्षेत्र दिए हुए हैं यह जलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र हैं। 20वां प्रश्न है, मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि को मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जानते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आता रहता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि को अच्छी तरह से आप लोग देख लें। आदिकालीन निर्वाह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे आदिकालीन निर्वाह को भारत में किस नाम से जानते हैं? आदिकालीन निर्वाह कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? आदिकालीन निर्वाह भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इस तरह के काफी प्रश्न बनते हैं, अतः आदिकालीन निर्वाह कृषि को अवश्य देखें, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। 21वां प्रश्न है, इनमें कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? तो यहाँ रोपण कृषि का एकमात्र उदाहरण ऑप्शन घ, रबड़ है। रोपण कृषि से काफी प्रश्न आते रहते हैं, अतः रोपण कृषि को अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लें। 22वां प्रश्न है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है गेहूं, ऑप्शन का। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के जो क्षेत्र हैं वह प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 24वां, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो न्यूजीलैंड के कैंटरबरी जो मैदान है वह समशीतोष्ण घास के मैदान है, जिसमें से जैसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स है, उसी प्रकार से एशिया में स्टेपीज है, और उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज है, और दक्षिणी अमेरिका में विशेष करके अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान है। तो इन घास के मैदान में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे भी संबंधित ये 5 शीतोष्ण घास के मैदान को अवश्य याद कर लें आप लोग। अगला प्रश्न है, अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो अंगूर की खेती मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। भूमध्य सागरीय जो जलवायु पाई जाती है वह खट्टे रसेदार फल तथा अंगूर की कृषि के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, रसेदार फलों की उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है? तो रसेदार फलों की उत्पादन जो है मुख्य विशेषता भूमध्य सागरीय कृषि की है, अभी हम लोग चर्चा किए थे, ऑप्शन घ इसका सही विकल्प है। 27वां प्रश्न है, सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, यूरोप महादेश। यूरोप महादेश में डेनमार्क, नीदरलैंड ये देश में सहकारी कृषि काफी सफलता मिली है इसको। 28वां प्रश्न है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोध कार्य में पिछड़ रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है विकसित देश। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, रोपण कृषि। रोपण कृषि से काफी प्रश्न आते रहते हैं। इसमें जो प्रमुख फसलें होती है उसको एक बार लगाने के बाद बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वह गन्ना की कृषि हो, रबड़ की कृषि हो, चाहे वह अनानास की कृषि हो, चाहे वह केले की कृषि हो, या कॉफी का हुआ चाय, ये सभी रोपण कृषि के प्रमुख उदाहरण हैं। और ये कृषि पद्धति यूरोपीय उपनिवेशों के द्वारा लाया गया था। अगला 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो यहाँ पर दिया गया है उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा का प्रेरी प्रदेश में तो किया जाता है, अर्जेंटीना एवं पंपास यहाँ भी किया जाता है, यूरेशिया, यूरोपिया लिखा हुआ है लेकिन यहाँ यूरेशिया होना चाहिए,
यूरेशिया के स्टेपी क्षेत्र में भी किया जाता है। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर है, ब्राजील के अमेजन बेसिन। ब्राजील के अमेजन बेसिन में काफी घने जंगल पाए जाते हैं, अतः यहाँ पर विस्तृत अनाज कृषि नहीं की जाती है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन और दहन कृषि का प्रकार है? तो कर्तन और दहन कृषि को स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ख, आदिकालीन निर्वाह कृषि। स्थानांतरण कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, झूम कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि, शैल्स एवं वर्ण कृषि आदि कई नामों से जाना जाता है और अलग अलग देशों में भी इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। इससे काफी प्रश्न बनते हैं। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? और इसका सही उत्तर है मिश्रित कृषि। यहाँ पर सब्जी, अनाज, साथ ही साथ पशुओं के चारे की भी खेती की जाती है। ऐसे यहाँ पर किसी विशेष फसल की महत्ता नहीं है, सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, डेयरी कृषि में दूध का उत्पादन, रोपण कृषि में एक विशेष फसल का उत्पादन किया जाता है और विस्तृत वाणिज्य कृषि का प्रमुख फसल गेहूं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो इसका सही विकल्प है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग जो है वह कृषि आधारित उद्योग है और यहाँ पर कागज उद्योग है या वन आधारित उद्योग है। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है? तो इसका सही उत्तर है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जो कार्य किए जाते हैं सारे के सारे हाथ से किए जाते हैं। छोटे मोटे औजार, चाकू, चूरी का उपयोग लिया जाता है। बाकी सारे जो कार्य किए जाते हैं वो हाथ के द्वारा किए जाते हैं। बाकी जो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे उद्योग में बड़े बड़े मशीनों का उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है मानव श्रम के स्थान पर। 35वां प्रश्न है, इसमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग यहाँ जो दिया गया है ऑप्शन ख, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र के लिए जो कच्चा माल तैयार किया जाता निकाला जाता है वह कृषि से प्राप्त होता है। कपास से रुई और उस रुई के धागे बनाकर सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। बाकी यहाँ लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, तांबा उद्योग जो है ये सारे के सारे खनिज आधारित उद्योग हैं। 36वां प्रश्न है, इसमें से कौन वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित उद्योग कागज उद्योग है। कागज के लिए कच्चा माल बांस एवं साबे घास से तैयार किया जाता है जो कि वनों में प्राप्त होते हैं। और ये जो उद्योग दिए हुए हैं बाकी जो है यहाँ वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, एल्युमिनियम और तांबा उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। 37वां प्रश्न है, इसमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? तो पशु आधारित उद्योग पशुओं से विकसित होने वाला उद्योग चमड़ा उद्योग है। पशुओं के छाल से तरह तरह के वस्तुएं, जूते, बेल्ट, बैग, पर्स आदि बनाए जाते हैं। तो चमड़ा उद्योग जो होते हैं पशु आधारित उद्योग है। बाकी लोहा इस्पात उद्योग खनिज आधारित, एल्युमिनियम उद्योग खनिज आधारित और कागज उद्योग वन आधारित उद्योग है। 38वां प्रश्न है, नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया है? तो यहाँ जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये सारे के सारे विकल्प जो हैं वो रॉन्ग है। यहाँ दिए गए चारों विकल्प गलत है। इसका सही उत्तर है 2500 होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या 2500 होना अति आवश्यक है। वहीं भारत के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5000 होना चाहिए। ये चारों विकल्प रॉन्ग है। इसका सही उत्तर है 2500। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है? यहाँ पर विकल्प का सही है मुंबई व्यापारिक नगर है। बाकी बनारस जो दिया हुआ है वह सांस्कृतिक नगर है। जमशेदपुर जो है वह औद्योगिक नगर है और कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वह प्रशासनिक नगर है। यहाँ पर मुंबई जो है वह व्यापारिक नगर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी और नहर के किनारे होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, रेखीय बस्ती। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को
भूगोल विषय का या मॉडल प्रश्न पत्र संबंधित वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित अगर किसी प्रकार का आप लोगों के मन में प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।